हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सिल्क रोड। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देखते हैं और इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द सिल्क रोड, तो इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सिल्क रोड या सिल्क रूट हम कहें तो सिल्क रूट जो है ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, कनेक्ट करता भी है, क्योंकि सेकेंड सेंचुरी में क्या होता था, चाइना जो था वो इस रूट के माध्यम से, इस रूट के जरिए सिल्क का ट्रेड करता था, सिल्क का व्यापार करता था और सिल्क को दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भेजा जाता था। इस रास्ते के माध्यम से सिल्क का ट्रेड किया जाता था, तो इसलिए इस रास्ते को सिल्क रोड कहा जाता था, सिल्क रूट कहा जाता था। लेकिन इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड इसलिए रखा है क्योंकि इस चैप्टर में जो राइटर है जिनका नाम निक मिडल्टन है और जो माउंट कैलाश जाते हैं वहाँ पर कोरा परफॉर्म करते हैं, तो माउंट कैलाश जब वो जाते हैं तो जिस रास्ते से वो जाते हैं वही सिल्क रोड ही है, इसी रास्ते से होकर वो माउंट कैलाश जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड रखा गया। ठीक है, अब इस चैप्टर की समरी को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में होता क्या है, The author Nick Middleton wanted to go to Mount Kailash to complete the Kora religious journey। यानी जो राइटर हैं इसके वो क्या है, एक जोग्राफर हैं और ट्रैवल के शौकीन हैं, यात्रा करने के शौकीन हैं और इनका नाम है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन क्या है, वो माउंट कैलाश जाना चाहते हैं और वहाँ पर कोरा परफॉर्म करना चाहते हैं। कोरा क्या है, कोरा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि बौद्ध धर्म के लोग करते हैं। ठीक है, माउंट कैलाश जाकर वहाँ पर चक्कर लगाना, इसे कोरा बोला जाता है और ये एक बौद्ध धर्म में रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं वो करते हैं। तो निक मिडल्टन जो है वो भी माउंट कैलाश जाना चाहते हैं और वहाँ पर कोरा परफॉर्म करना चाहते हैं। ही हायर्ड शैटन टू ड्राइव हिम अप टू माउंट कैलाश, और इसके लिए वो क्या करते हैं, शैटन नाम के एक व्यक्ति को गाइड के रूप में हायर करते हैं। एज ए फेयरवेल गिफ्ट लामो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड सीप स्किन कोट। और जब वो रवाना होते हैं, यानी वो राऊ नाम की जगह से रवाना होते हैं माउंट कैलाश की यात्रा के लिए, तो जब वो राऊ नाम की जगह से रवाना होते हैं तो वहाँ पर जो लामो नाम की एक महिला है, इस चैप्टर में जिक्र किया गया है इसका, हालांकि ये बताया नहीं गया है कि ये महिला लेखक की या राइटर की क्या लगती है, लेकिन नाम दिया गया है और नाम है उस महिला का लामो। लामो जो है वो राइटर को एक लंबी फुल बाजू का भेड़ की खाल से बना हुआ कोट जो है वो गिफ्ट करती है। ठीक है, ही टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन टिल डार्चन, और वो अपने साथ डैनियल को भी लेता है और डैनियल जो है वो राइटर के साथ डार्चन नाम की जगह तक जाता है, बाद में वहाँ से वापस लौट आता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है, निक मिडल्टन जो राइटर हैं इस चैप्टर में, वही माउंट कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ जाकर वो कोरा परफॉर्म करना चाहते हैं और जब वो कोरा के लिए रवाना होते हैं तो वो अपने साथ सैटन नाम के व्यक्ति को हायर करते हैं और जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो लामो नाम की एक महिला जो है, एक महिला है, उसने राइटर को एक फुल बाजू का सीप स्किन कोट यानी भेड़ की खाल का बना हुआ कोट वो जो है एज ए पार्टिंग गिफ्ट यानी विदाई उपहार के रूप में, विदाई स्वरूप एक उपहार उसे देती है। और जब वो यात्रा पर रवाना होते हैं तो अपने साथ वो अपने दोस्त डैनियल, जिनका नाम है डैनियल, उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर तीन जन होते हैं ये गाड़ी के अंदर, सैटर्न, निक मिडल्टन और डैनियल। ठीक है, अब डैनियल जो है वो डार्चन नाम की एक जगह है वहाँ तक इनके साथ जाता है, वहाँ से वो वापस लौट आता है। आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम राऊ। तो जो राइटर है उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है, राऊ से। सैटर्न टुक अ शॉर्टकट टू द साउथ वेस्ट विच वॉज अ डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश। अब सैटर्न जो कि गाइड है, वो क्योंकि ये गाइड है तो वो उस रास्ते से आता जाता रहता है, तो उसे पता है कि माउंट कैलाश जाने का शॉर्टकट रास्ता कहाँ से है। तो वो क्या है, एक शॉर्टकट रास्ता लेता है माउंट के जाने के लिए जो कि सीधा माउंट कैलाश जाता है। ठीक है, दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन पासिस टू रीच देयर डेस्टिनेशन, और उन्हें इस रास्ते से, अगर वो इस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों को क्या है, क्रॉस करना होगा। Saturn assured him that it would be no problem if there would be no snow। अब सैटर्न जो है वो राइटर को अश्योर्ड करता है कि अगर जो है बर्फ़ वगैरह रास्ते में नहीं गिरती है तो हम आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दे क्रॉस्ड थ्रू फ्यू गैजल्स, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस एंड शेफर्ड्स टेंडिंग द फ्लॉक्स। अब जब वो
उस यात्रा पर निकलते हैं, माउंट एवरेस्ट की माउंट कैलाश की यात्रा पर जब वो निकलते हैं तो रास्ते में वो कई तरह के जानवर देखते हैं, जैसे गैजल्स देखते हैं, वो हिरण की तरह का एक जानवर होता है। वाइल्ड एसेस, जंगली गधों को वहाँ पर देखते हैं, जंगली गधों का झुंड देखते हैं। और तिब्बत में जंगली गधों को क्यांग कहा जाता है, ठीक है। और कई गडरियों को वो अपनी भेड़ों को चराते हुए देखते हैं। कहने का मतलब रास्ते में जो भी एक्टिविटीज़ वो देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, हर चीज़ को राइटर ने इस चैप्टर के अंदर लिखा है, ठीक है, बयान किया है। तो जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे रास्ते में, उन सभी को इन चीज़ों में छोटी छोटी मोटी मोटी सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर शामिल किया गया। तो जब वो माउंट कैलाश की यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में वो गैजल्स देखते हैं, जंगली गधे देखते हैं, जिन्हें तिब्बत में क्यांग कहा जाता है। गडरियों को जो है वो भेड़ी चराते हुए वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। When they reach the hill, अब जब वो पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं, पहाड़ी पर पहुंचते हैं, दे पास्ट डार्क टेंट्स विच वर होम फॉर नोमैड्स। तो वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं, वो एक टेंट्स होते हैं, तंबू वगैरह लगे होते हैं, उन्हें क्रॉस करते हैं। और ये जो तंबू होते हैं ये नोमैड प्रजाति के द्वारा बनाए गए होते हैं। यानी नोमैड प्रजाति एक तरह से घुमक्कड़ या खाना प्रदोष प्रजाति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, ठीक है। ही सा ए टिबेटन मैस्टिफ स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट एज ए गार्ड। और वहाँ पर वो क्या देखते हैं, टिबेटन मैस्टिफ को देखते हैं। टिबेटन मैस्टिफ एक प्रकार के जो कुत्ते हैं, ये जो बहुत भयानक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, और इनके जबड़े भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यानी बहुत ही डरावने कुत्ते होते हैं। तो ये कुत्ते जो हैं नोमैड प्रजाति अपने साथ रखती है एज ए गार्ड के रूप में, यानी एक रक्षक के रूप में इन्हें अपने साथ रखती है। दीज मैस्टिफ्स रेन आफ्टर हिज कार एज ही रीच्ड नियर द टेंट्स। दीज डॉग्स हैड लॉर्ड्स जॉज। अब जब वो राइटर की गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो ये जो मैस्टिफ्स हैं, ये जो भयानक कुत्ते हैं, ये उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, ठीक है। और ये राइटर ने बताया है चैप्टर के अंदर कि ये जो कुत्ते हैं इनके जबड़े काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, इसे भी राइटर ने अपने इस स्टोरी के अंदर इस चैप्टर में शामिल किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एज सुन एज दे एंटर द वैली, अब जो वो घाटी क्षेत्र में पहुंचते हैं, दे विटनेस स्नो कैप्ड माउंटेन्स विद रिवर्स फ्लोइंग विच वर ब्लॉक्ड विद आइस। तो वो देखते हैं कि जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और वो बर्फ़ पिघल कर पानी के रूप में बह रही हैं। कई कई जगह जो है बर्फ़ के टुकड़े जो हैं पानी को ब्लॉक किए हुए हैं। तो इस तरह का नज़ारा वो वहाँ पर देखते हैं। वैन दे वर राइडिंग थ्रू द हिल, और जब वे पहाड़ी से जा रहे होते हैं, द टर्न्स बिकम शार्पर एंड रोड्स बिकम बम्पियर। अब क्या होता है, जो टर्न्स हैं, जो मोड़ हैं पहाड़ी इलाके में, वो काफ़ी तीखे हैं, एकदम तीखे मोड़ हैं। और जो रोड्स है वो भी उस सड़क में भी काफ़ी उछाल है, ठीक है। शेटन वॉज ड्राइविंग इन थर्ड गियर, और इस कारण शेटन जो है, उनका जो गाइड जो है, वो अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में यानी काफ़ी आराम से धीरे धीरे चला रहा था। द ऑथर कुड फील द प्रेशर इन हिज ईयर, और जैसे जैसे वो हाइट पे जा रहे थे तो ऑथर जो था, राइटर जो था, जिनका नाम निक मिडल्टन है, वो अपने कानों में क्या प्रेशर, दबाव महसूस कर रहे थे। He checked his wristwatch that they were at 5,210 meters above the sea level. और तब जब राइटर ने अपनी रिस्ट वॉच को चेक किया तो देखा, पाया कि वो हैं जो समुद्र तल से लगभग 5,210 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे इंसान ऊंचाई पर जाता है वैसे वैसे वोमिटिंग, सफोकेशन और जैसे कानों में दर्द महसूस होना, ऐसे जो सिम्टम हैं इंसान को होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल विच वॉज अ रोड फील्ड विद स्नो। अब आगे उन्हें एक समस्या आती है, एक परेशानी आती है। जब वो रोड पर पहुंचते हैं तो रोड पर क्या काफ़ी बर्फ़ बिखरी होती है, इस कारण जो है वो स्लिपरी हो जाती है, रोड काफ़ी स्लिपरी होती है। अब सैटर्न जो कि रात दिन वहाँ से आता जाता है तो उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब वो क्या करता है, सैटर्न थ्रू डर्ट ऑन द स्नो एंड ड्रोव केयरफुली ऑन दैट रोड। अब सैटर्न क्या करता है, थोड़ा मड वगैरह, मिट्टी वगैरह जो है उस बर्फ़ के ऊपर बिखेर देता है, जिससे थोड़ा सा जो टायर जो होते हैं गाड़ी के टायर, वो उस रोड को ग्रिप कर सके, उस पर अपनी ग्रिप बना सके। इसलिए थोड़ा सा उसे खुरदरा कर देता है, मड वगैरह बिखेर कर, उसके ऊपर कीचड़ वगैरह बिखेर कर, ठीक है। दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी, फिर बाद में दोबारा अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करते हैं, रवाना होते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। द ऑथर फेल्ट हिज हेड वॉज हर्टिंग। आगे जो ऑथर है, राइटर है, वो महसूस करता है कि उसके सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था। ही टुक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज वाटर बॉटल, और थोड़ा बहुत पानी पीता है। दे वर स्टिल क्लाइंबिंग अप द हिल, वो अब भी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। दे रीच्ड एट 5,515 मीटर्स अबव द सी लेवल, और अब वो समुद्र तल से लगभग 5,515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे।
They stopped again and this time the fuel tank hissed when Saturn unscrewed the stop. अब वो दोबारा रुकते हैं और जब वो सैटर्न जो है वो फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलता है तो अचानक ज़ोर से आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आती है जो कि राइटर को काफ़ी विचलित कर देती है। ठीक है। एज द पेट्रोल वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि कम दबाव के कारण जो है वो पेट्रोल जो है एक्सपेंड करता है, तो इस तरीके से वो आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ जो है राइटर को काफ़ी विचलित करती है। आगे क्या होता है? सून इन द आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock, और दोपहर में लगभग 2 बजे, दे स्टॉप्ड फॉर लंच, वो दोपहर का खाना यानी लंच के लिए रुकते हैं। आगे देखते हैं। द प्रोटैगनिस्ट हेड वॉज गोन बाय नाउ। अब यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट राइटर को कहा गया है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब वैसे नायक होता है, लेकिन यहाँ पर राइटर के लिए, निक मिडल्टन के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट हेड वॉज गॉन बाय नाउ। अब जो राइटर था उसका सर दर्द था वो ख़त्म हो गया था, चला गया था, उसे थोड़ा रिलीफ मिला था। बाय लेट आफ्टरनून, और दोपहर के लेट दोपहर तक क्या होता है? दे रीच्ड ए स्मॉल टाउन कॉल्ड होर। अब आखिरकार वो दोपहर के बाद में पहुंचते हैं होर नाम की एक जगह पर। दे रीच्ड द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन, और उसके बाद में वो ईस्ट वेस्ट हाईवे पकड़ते हैं, वहाँ ईस्ट वेस्ट हाईवे पहुँचते हैं। ठीक है। यानी होर पहुंचने के बाद में वो ईस्ट वेस्ट हाईवे पे पहुंचते हैं। इट वाज द ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, और ये रास्ता था, ये एक पुराना रास्ता था जो लहासा से कश्मीर की तरफ जाता था। डैनियल गोट ऑफ द कार एंड टुक अ लिफ्ट टू लहासा, और वहाँ पर जो है डैनियल जो है वो उनका साथ छोड़ देता है उनका साथ छोड़ देता है और वापस लहासा आ जाता है, यानी डैनियल वहाँ तक ही उनके साथ जाता है। ठीक है। देयर कार हैड फ्यू पंक्चर्स विच वरीड सैटर्न। अब इस दौरान क्या हुआ था, कार में काफ़ी पंक्चर्स हो गए थे, तो पंक्चर हो गए थे तो जो सैटर्न को बार बार परेशान कर रहे थे। ही गॉट देम फिक्स्ड एंड द प्रोटैगनिस्ट वेटेड एट ए लोकल कैफे ऑफ हॉर वाइल हैविंग ए ग्लास ऑफ टी। तो वो राइटर को कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा पंक्चर सही करवा लूँ गाड़ी का, आप तब तक यहाँ पर वेट कीजिए, चाय पानी पीजिए। ऐसा कहकर वो पंक्चर सही कराने के लिए चला जाता है। ही फाउंड होर अ मिजरेबल प्लेस, लेकिन राइटर को वो जगह पसंद नहीं आती, यानी ये होर जहाँ पर वो रुके हुए हैं वो जगह राइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसे वो काफ़ी दयनीय जगह लगती है। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद में, सैटर्न रीच टू हिम, सैटर्न वापस आ जाता है, पहुँच जाता है उसके पास में, एंड दे रिज्यूम देयर जर्नी अगेन, और दोबारा वो अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एट नाइट अराउंड 10:30 PM, अब रात को 10:30 बजे के करीब, दे स्टॉप्ड एट ए गेस्ट हाउस इन डार्चन टू स्पेंड द नाइट। अब वो कहाँ पहुँचते हैं? डार्चन पहुँचते हैं। दे स्टॉप्ड एट ए गेस्ट हाउस, डार्चन में एक गेस्ट हाउस पर रुकते हैं। ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट गॉट इल एंड सफर्ड फ्रॉम नोज कंजेशन ड्यू टू द चेंज इन अल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर। अब जो राइटर जो है वो थोड़ा बीमार हो जाता है, उस नाक में भी उसे काफ़ी जो है साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सब किस कारण होता है? ठंडे मौसम के कारण और हाइट पर जाने के कारण ये प्रॉब्लम जो है राइटर फेस करता है। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, और इस प्रॉब्लम के कारण वो पूरी रात जागता रहता है। आगे देखते हैं। Next morning, Saturn took him to Tibetan Medical College, where he consulted a Tibetan doctor who gave him a 5-day course medicine in a brown envelope. अब अगली मॉर्निंग, जैसे पूरी रात जब राइटर जागता रहता है, तो अगली नेक्स्ट मॉर्निंग सैटर्न क्या है, सैटर्न उसे टिबेटन मेडिकल कॉलेज ले जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर से वो कंसल्ट करते हैं, और डॉक्टर उन्हें 5 दिन का कोर्स देता है, यानी 5 दिन की दवाइयाँ देता है। देयर वॉज ए ब्राउन पाउडर टू बी टेकन विथ हॉट वाटर, और उन दवाइयों में एक ब्राउन पाउडर होता है जिसे गर्म पानी के साथ लेना होता है। इन अदर पैकेट्स देयर वर स्मॉल राउंड टेबलेट्स, और एक दूसरे पैकेट में छोटी छोटी गोलियां होती हैं। दे लुक लाइक सीप डंग, जो कि सीप डंग यानी भेड़ की मैंगनियों की जैसी लगती हैं, नजर आती हैं। तो इस प्रकार जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये दवाइयाँ उनको देता है। आगे देखते हैं। आफ्टर टेकिंग अ फुल डे ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई तो 5 दिन की दी थी, 5 दिन का कोर्स दिया था डॉक्टर ने, लेकिन एक दिन दवाई लेने के बाद ही द प्रोटैगनिस्ट वॉज फीलिंग गुड, यानी प्रोटैगनिस्ट यानी राइटर जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। सैटर्न लेफ्ट हिम देयर आफ्टर अश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन। अब सैटर्न जो है उसे वहाँ पर छोड़ देता है कि ठीक है आप यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर वेट कीजिए, यहाँ पर रेस्ट कीजिए, क्योंकि 5 दिन की आपको दवाई दी है, और मैं तब तक मेरी दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर आ जाता हूँ। तो इसलिए वो ये बात कहकर और एश्योर होकर, आश्वस्त होकर कि राइटर जो है वो एकदम सही है, अब ठीक है, तंदुरुस्त है, तो ये आश्वस्त करके वो वहाँ से निकल जाता है अपने टूरिस्ट को लाने के लिए। ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट वॉज स्टेइंग एट डार्चन। अब बेचारा प्रोटैगनिस्ट यानी राइटर जो है, निक मिडल्टन जो है, वो अकेला वहाँ पर होता है, यानी डार्चन में वो अकेला बसता है। डैनियल तो पहले ही उसे छोड़कर चला गया था। अब सैटर्न जो है वो अपने टूरिस्ट लेने के लिए चला जाता है। तो इस वक्त अब प्रोटैगनिस्ट जो है, राइटर जो है, वो अकेला डार्चन पर ठहरा हुआ था।
That place had a general store where Chinese cigarettes, soap and other things are अवेलेबल। और उस जगह वैसे वहाँ पर एक जनरल स्टोर था और सभी चीज़ें जैसे चाइनीज सिगरेट है, सोप है, अदर थिंग्स जो भी काम की चीज़ें हैं वो सभी वहाँ पर उपलब्ध थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या होता है, द मैन गैदर्ड एट शैबी टेबल टू प्ले पूल एवरी डे। और वहाँ पर दोपहर में क्या है, एक टेबल के चारों तरफ लोग वहाँ पर जो है पूल खेलते हैं, ठीक है, रोज़ाना वहाँ पर पूल खेलते हैं। यानी वो नज़ारा वहाँ का राइटर जो है बयान कर रहा है कि क्या होता है वहाँ पर डेली। तो वहाँ पर डेली लोग जो है पूल खेलते रहते हैं। वुमन वुड वॉश देयर हेयर इन द नैरो स्ट्रीम। और महिलाएं जो हैं, पास में एक जलधारा बहती है, उस जलधारा पर वो अपने बालों को धोती रहती हैं। यानी ये सीन जो है वो वहाँ पर देखता है, ठीक है। कुल मिला के इस चैप्टर में छोटी छोटी हर बात जो भी राइटर ने महसूस की, जो भी देखा, हर चीज़ को इसमें शामिल किया उन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं। डार्चन हैड वन प्रॉब्लम। अब जब डार्चन वहाँ पर पहुँचा था राइटर, तो उसको एक डार्चन के साथ एक समस्या थी। यानी उस वहाँ पर उसे एक प्रॉब्लम, एक समस्या नजर आई। समस्या क्या थी? इट हैड नो पिलग्रिम्स। यानी यहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं था। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, यानी स्थानीय लोगों के अनुसार, इन द पीक सीजन ऑफ पिलग्रिमेज द प्लेस वुड बी फिल्ड विद ट्रैवलर्स। यानी अक्सर ऐसा माना जाता है, स्थानीय लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ये जगह यात्रियों से एकदम भर जाती है। ही मेट ए पर्सन इन द डार्चन्स ओनली कैफ़े। लेकिन वहाँ पर उसे कोई भीड़ नज़र नहीं आती, इसलिए उसे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि वह अपनी बात किसी से कन्वे नहीं कर सकता, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उसकी भाषा को नहीं जानता, वहाँ पर कोई भी इंग्लिश का जानकार नहीं था। इसलिए उसे काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी अकेलापन महसूस करता है। अब वहाँ पर वो एक व्यक्ति से मिलता है, डार्चन के कैफ़े में जब वो बैठा होता है तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति से मिलता है। हिज नेम वॉज नोरबू, और उस व्यक्ति का नाम था नोरबू, हु वॉज ए टिबेटन वर्किंग इन बीजिंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। यानी वो नोरबू जो था वो एक तिब्बत का रहने वाला ही था, और वो इस एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, इस इंस्टीट्यूट में वो काम करता था। ही केम टू डार्चन टू कंप्लीट द कोरा, और वो भी जस्ट लाइक द प्रोटेगनिस्ट, वो भी राइटर की तरह ही जो है माउंट कैलाश क्या करने आया था, कोरा परफॉर्म करने आया था। कोरा आप समझ गए होंगे, कोरा जो होती है एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस होती है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, जो बौद्ध धर्म के लोग करते हैं। ही वॉज फैट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक। वो काफ़ी मोटा था और चलने में उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड टू गो ऑन द पिलग्रिमेज विद हिम। अब जो राइटर था उसने तय किया, उसने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर जो है ये जो कोरा परफॉर्म करेंगे। दे हायर्ड याक्स टू कैरी देयर लगेज, और वो इसके अपना सामान ले जाने के लिए याक को हायर करते हैं। नोरबू फाइनली said it is not possible for him while he collapsed across the table and laughed hilariously। अब नोरबू आखिरी में लास्ट में मजाक करते हुए कहता है कि भाई मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी मोटा हूँ, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। और फिर ये बात कहते हुए जोर जोर से हंसता है। हिज टमी वाज आल्सो टू बिग, उसका पेट जो था वो काफ़ी बड़ा था। हालांकि वो ये मजाक करता है, लेकिन बाद में फाइनली दोनों मिलकर, राइटर यानी निक मिडलटन और नोरबू दोनों मिलकर अपना कोरा परफॉर्म करते हैं और अपना जो जिस पर्पज़ के लिए वो गए थे उस पर्पज़ को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से मैंने सभी बातों को इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समराइज़ करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं वो देख लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वट गिफ्ट डिड लामो गिव टू द ऑथर। यानी वो लामो नाम की जो लेडी थी वो ऑथर को क्या गिफ्ट देती है। आंसर हो जाएगा, वेन लामो came to know that the author was going to Kailash pilgrimage, she gave a sheep skin coat to the author as a parting gift। यानी वो ऑथर को एक भेड़ की खाल से बना हुआ फुल बाजू का कोट देती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिसअपॉइंटेड द ऑथर इन द टाउन ऑफ होर। यानी होर से राइटर को क्या निराशा मिलती है, क्या निराशा होती है वहाँ जगह होर पर पहुँचकर, होर नाम की जगह पर पहुँचकर डॉक्टर को, जो राइटर जो है उससे क्या निराशा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, होर वॉज मार्क्ड बाई हीप्स ऑफ डर्ट, फिल्थ एट्सेट्रा। यानी होर जो जगह थी वो काफ़ी गंदगी से भरी हुई जगह थी, चारों तरफ गंदगी थी। देयर वर नो प्लांट्स नो ट्रीज, वहाँ पर ना कोई पेड़ पौधे थे। इंस्टेड इट वॉज फुल ऑफ डस्ट एंड रॉक्स, बजाय इसके वहाँ पर चट्टाने और धूल चारों तरफ थी। तो ये चीज़ जो है राइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो काफ़ी निराश होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the disease the writer suffered from? अब राइटर को तकलीफ क्या हो जाती है, क्या परेशानी होती है वहाँ पर। What medicines were given to the author by the Tibetan doctor? और जब वो टिबेटन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो डॉक्टर उन्हें क्या दवाइयाँ देता है। तो आंसर हो जाएगा, द टिबेटन डॉक्टर said that the writer suffered from the cold and
द effects of high altitude and said that there was nothing to worry. यानी जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत हल्का सा जुकाम की शिकायत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम है अक्सर हो जाती हैं जब ज़्यादा हाइट पर हम पहुंचते हैं, ज़्यादा हाइट पर हम जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर वो दवाइयाँ देता है। क्या दवाइयाँ देता है? देयर वॉज ब्राउन पाउडर टू बी टेकन विद द हॉट वाटर। अब वो थोड़ा सा पाउडर देता है, उसे ब्राउन पाउडर देता है जिसे गर्म पानी के साथ लेना होता है। इन अदर पैकेट्स देयर वर स्मॉल ब्राउन टेबलेट्स, और एक दूसरे पैकेट में छोटे छोटे गोलियां होती हैं। दे लुक्ड लाइक सीप डंग, जो कि भेड़ की मिंगनियों की जैसी होती हैं। तो वो ये दवाइयाँ राइटर को, ऑथर को देता है कि आप 5 दिन तक इन दवाइयों को लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विद डार्चन। अब डार्चन जाकर वो काफ़ी निराश क्यों होता है? क्या उसकी निराश, डार्चन पहुंचकर उसकी निराशा का क्या कारण था? हॉर में तो वो हॉर जब वो हॉर पहुंचता है तो वहाँ पर तो चारों तरफ गंदगी गंदगी, धूल, चट्टानें नज़र आती हैं, कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते। तो ये देखकर वो काफ़ी निराश होता है। अब डार्चन वो निराश क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द राइटर न्यू दैट डार्चन वॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर द पिलग्रिमेज बिगन। अब वो राइटर जो था, वो ऑथर जो था, वो ये जानता था कि डार्चन जो जगह है वहाँ से ही तीर्थ यात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, he had heard that during the season of Kailash Kora the town was full of pilgrims। और उसने ऐसा सुना था कि जब कोरा परफॉर्म करते हैं, लोग वहाँ पर माउंट कैलाश की यात्रा करने आते हैं, तो उस वक्त जो है ये जगह जो है वो तीर्थ यात्रियों से फुल भर जाती है। मैनी पीपल वॉज सेट टू ब्रिंग देयर ओवन टेंट्स, और कई लोग तो अपना तंबू वगैरह सब साथ लेकर आते हैं। व्हेन द राइटर केम टू डार्चन ही फाउंड नो पिलग्रिम्स देयर। लेकिन जब राइटर जो है वो डार्चन पहुंचता है तो उसे वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नजर नहीं आता। ही वॉज इन नीड ऑफ कंपेनियंस, और उसे किसी ना किसी साथी की ज़रूरत थी। वो चाहता था कि वो किसी से अपनी बात कर सके, किसी से इंटरेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी उसकी भाषा को नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो द रूट टू कैलाश, और वो कैलाश का रास्ता भी नहीं जानता था। He was not sure whether the way was blocked by snow। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे रास्ता बर्फ़ से बंद है, बर्फ़ से ब्लॉक है कि नहीं है, इस बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं थी। He could do nothing but wait all alone। अब वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इंतज़ार करने की। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वो वहाँ पर फेस करता है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वाई वर देयर नो पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश एट द टाउन ऑफ डार्चन। यानी जो वो डार्चन पहुंचते तो वहाँ पर कोई भी पिलग्रिम्स नहीं होते, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, द राइटर हैड अराइव्ड एट डार्चन एट द बिगिनिंग ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन। यानी इसका मेन कारण यही था कि राइटर जो है वो डार्चन बहुत पहले पहुंच चुका होता है, यानी काफ़ी पहले, तीर्थ यात्रा शुरू होने से काफ़ी पहले पहुंच चुका होता है। इस कारण वहाँ पर उसे कोई भी पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री नहीं मिलते हैं। द ऑथर वॉज सिटिंग इन द ओनली कैफे इन डार्चन व्हेन ही मेट नोरबू, और बेचारा अकेला वो है डार्चन के कैफे में बैठा रहता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक नोरबू नाम के व्यक्ति से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वॉट वॉज द पर्पज ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। अब राइटर जो है, जो ऑथर जो है, उनका माउंट कैलाश की यात्रा करने का पर्पज क्या था? तो आंसर हो जाएगा, द राइटर वांटेड टू परफॉर्म कोरा। यानी राइटर जो है वो कोरा परफॉर्म करना चाहते थे, यानी माउंट कैलाश का चक्कर लगाना चाहते थे। ही वॉज नॉट गोइंग देयर फॉर एनी रिलीजियस पर्पज। वैसे उनका कोई धार्मिक पर्पज नहीं था, वहाँ पर कोई धार्मिक पर्पज से वो वहाँ पर यात्रा करने नहीं गए थे। ही लव्ड एडवेंचर, साहसी, वो एडवेंचर पसंद करते हैं, एडवेंचर के शौकीन थे, एडवेंचर करने के शौकीन थे। एंड मेन पर्पज वाज अकेडमिक, और उनका मेन पर्पज जो था वो एक तरह से शिक्षण ग्रहण करना, कुछ ना कुछ नया सीखना था। बाकी धार्मिक पर्पज से वो वहाँ पर नहीं गए थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टिबेटन मैस्टिफ पॉपुलर इन एंशिएंट चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स। अब ये टिबेटन मैस्टिफ यानी इस चैप्टर में कुत्तों का जिक्र हुआ है जो कि नोमैड्स प्रजाति के लोग अपने साथ रखते हैं। ये कुत्ते चाइनीज शासकीय दरबारों में क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों फेमस थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, टिबेटन मैस्टिफ्स आर फेरेशियस, फियरलेस, क्विक एंड ह्यूज डॉग्स। यानी टिबेटन मैस्टिफ जो है वो काफ़ी भयानक, खतरनाक, लंबे और फुर्तीले कुत्ते होते हैं। दे वर गुड हंटिंग डॉग्स इन चाइनीज़ इंपीरियल कोर्ट्स, और चाइनीज़ शासकीय दरबारों में इन कुत्तों को शिकारी कुत्तों के रूप में रखा जाता था, इन शिकार करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो इसलिए ये उस वक्त काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी पॉपुलर थे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द ऑथर्स मीटिंग विद नोरबू। अब नोरबू के साथ डिस्क्राइब ऑथर की मीटिंग को डिस्क्राइब कीजिए, यानी जब उनकी मुलाकात होती है तो क्या बातें होती है उस चीज़ को थोड़ा सा एक डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर वॉज सिटिंग इन ए कैफे वन आफ्टरनून। एक दिन डार्चन में ऑथर जो है एक कैफे के अंदर बैठा हुआ था। ही वॉज वरीड दैट देयर वॉज नो पिलग्रिम टू अकम्पनी हिम एंड नो बडी न्यू इंग्लिश टू टेल हिम अबाउट द ट्रेल। और वो काफ़ी चिंतित था कि वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं था जिससे वो बात कर सके, और कोई भी इंग्लिश को नहीं जानता था, नहीं इंग्लिश भाषा का कोई भी वहाँ पर जानकार नहीं था जिसके बारे में वो इस यात्रा से रिलेटेड बात कर सके। सडनली अ मैन केम इन टू द कैफे। अचानक एक आदमी वहाँ पर आता है एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टॉकिंग, वो बात करना शुरू करता है। ही सेड दैट हिज नेम वाज नोरबू, और वो कहता है कि उसका नाम नोरबू है। एंड ही वॉज अ टिबेटन, और वो तिब्बत का रहने वाला है। एंड ऑल्सो दैट ही वॉज गोइंग टू कैलाश कोरा, और वो भी यहाँ पर कोरा परफॉर्म करने जा रहा है। ही वॉज वर्किंग इन द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस एट बीजिंग, और वो बीजिंग में किसी इंस्टीट्यूट में काम करता है। ही हैड बिन राइटिंग अबाउट कैलाश कोरा, और वो कैलाश कोरा के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुका है। एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पेपर्स, यानी वो अखबार में पेपर में जो है इसकी महत्व, कैलाश कोरा के महत्व के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुका है। ये बात वो उसे राइटर को बताता है। ही वॉज आल्सो हैविंग ओनली अकेडमिक इंटरेस्ट इन द पिलग्रिमेज, और वो भी उसका भी यहाँ पर यात्रा करने का मेन पर्पज़ एकेडमिक ही था। वैसे धार्मिक पर्पज़ से यानी रिलीजियस पर्पज़ से वो यहाँ पर नहीं आया था। द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिम, और ऑथर जो है, राइटर जो है निक मिडल्टन जो है, वो नोरबू से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है राइट अबाउट सैटन सपोर्ट टू द ऑथर्स ड्यूरिंग द जर्नी। अब सैटन जो कि गाइड था, उसने लेखक की किस प्रकार सहायता की, किस प्रकार लेखक को सपोर्ट करता है इस पूरी जर्नी के दौरान, तो वो देख लेते हैं। सैटन ड्रोव द कार एंड टुक द ऑथर फ्रॉम लहासा टू डार्चन। अब सैटन जो है उसने गाड़ी को ड्राइव किया और वो जो ऑथर को लहासा से डार्चन लेकर गया। ही मेड एवरी ऑफ एफर्ट टू मेक द जर्नी सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर द ऑथर, और वो अपना हर प्रयास करता है, यानी यात्रा को एकदम सफल और आरामदायक बनाने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करता है। इट वॉज अ डिफिकल्ट ट्रैक ऑफन क्लोग्ड विद स्नो बट सैटन रीच डार्चन विद द ऑथर, यानी काफ़ी कठिन रास्ता था, बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी सैटन जो है वो डार्चन पहुंचता है ऑथर के साथ में। व्हेन द ऑथर वाज नॉट फीलिंग वेल, और जब ऑथर की तबीयत ख़राब हो जाती है, जब वो अपना ऑथर की तबीयत ख़राब होती है, एंड कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, और पूरी रात नहीं सो पाता है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन द ब्रीथिंग पैसेज, यानी उसको जुकाम की शिकायत हो जाती है, नाक से सांस लेने में से काफ़ी तकलीफ होती है, और वो पूरी रात जागता रहता है। तो सैटन क्या करता है, सैटन टुक हिम टू अ टिबेटन डॉक्टर। सैटन उसे एक टिबेटन डॉक्टर के पास में लेकर जाता है। ही रिटर्न टू लहासा ओनली आफ्टर ही सॉ दैट द ऑथर वाज क्वाइट वेल, और वो वहाँ से दोबारा जब वो लहासा जाता है, तो वो तभी लहासा जाता है जब वो आश्वस्त हो जाता है कि जो राइटर जो ऑथर जो है उनकी तबीयत एकदम सही है, और आश्वस्त होने के बाद ही वो वापस लहासा जाता है, जहाँ से वो अपने दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर आ सके। तो इस प्रकार जो भी उससे बन पड़ता है वो उस तरीके से राइटर की, ऑथर की मदद करता है। तो ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को, समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड share with your friends and siblings who are especially in 11th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep gaining knowledge about the English. So once again, thank you. Have a nice day.